Good evening to all of you. I am Vinita Verma from Target TGT Home Science. Let us start the new topic and new class. चलिए हमारी आज की सीरीज का पहला प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, उक्त रक्तचाप हाइपरटेंशन के उपचार में डैश आहार डाइट हम कह सकते हैं डैश डाइट का उपयोग किस प्रकार के से हम जो है रक्त में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखता है। तो ये ऑप्शन हमारे हैं, केवल सोडियम को कम करने, या फिर सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम को बढ़ाकर, फिर है केवल प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित करके, फिर अगला है हमारा ऑप्शन वसा को पूरी तरह से समाप्त करके। तो ये देखिए प्रश्न पूछ रहा है डैश डाइट, तो इसका मतलब है कि जैसे जब उच्च रक्तचाप या जो है हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमें हर चीज थोड़ा कम मात्रा में लेनी होती है, जैसे हो गया सोडियम कम, शुगर कम, इस तरह से। तो ये जो डैश डाइट होता है इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हो गए, फाइबर्स, इन सब की हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी है, लेकिन शुगर और ये जंक फूड वगैरह जो है बिल्कुल बंद कर देना है। तो यही हमारी डाइट जो है फूड है या डाइट प्लान है। तो इस तरह से जो हम डैश डाइट प्रयोग करेंगे तो ये हमारे हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ऑप्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम को बढ़ाकर हम जो है प्रयोग करेंगे। फिर देखिए अगला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ, एक मिनट, खाद्य पदार्थ में काजू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न में से किस कारण कम होता है। यानी कि जो काजू है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस कारण कम होता है। देखिए जो भी जो है आजकल हमारे डाइट प्लान है उसमें लगभग ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 से 48 करीब आ रहा है, लेकिन काजू का लगभग 25 तक की है, इसलिए ये ठीक रहता है हमारे लिए। तो इसके ऑप्शन है उच्च वसा सामग्री, उच्च फाइबर सामग्री, कम प्रोटीन सामग्री, पानी की अधिकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उच्च वसा सामग्री, क्योंकि जो है इससे क्या होता है, ये जो है हमारी डाइट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है। फिर अगला है हमारा प्रश्न, विटामिन सी के शरीर में अवशोषण की प्रक्रिया किस अंग द्वारा की जाती है। तो ये जो विटामिन सी है किस अंग द्वारा की जाती है, तो हमारे ऑप्शन है पेट, फिर है आंत, फिर है यकृत, फिर है किडनी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंत। आंत के द्वारा विटामिन सी का अवशोषण किया जाता है। और इतना आप जान लीजिए कि जब विटामिन सी होगा हमारे मतलब शरीर में, तभी हमारे शरीर में लोहे का भी अवशोषण होगा। अन्यथा आप चाहे जितना विटामिन B12 खाइए, चाहे इतना फोलिक एसिड और अन्य चीज़ें खाते रहिए, लेकिन आयरन या लोहा कह सकते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि विटामिन सी ही क्या करता है, ये जो है लोहे के अवशोषण में सहायक है हमारा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कोलेजन किस प्रकार के संयोजी ऊतक में पाया जाता है। ये कोलेजन जो है एक प्रकार के हड्डियों के जो है बीच में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन हमारे उपास्थ्य, हड्डी, रक्त, लसिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उपास्थ्य। उपास्थ्य में कोलेजन पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस खाद्य पदार्थ में हाइड्रोजनेटेड वसा का उच्चतम स्तर जो है होता है, वो स्वास्थ्य पर हमारे क्या प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन हमारे हैं रक्त कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, फिर है हड्डी घनता को बढ़ाना, फिर है पेट की जलन को कम करना, फिर लास्ट है मस्तिष्क कार्य में सुधार करना। तो ये जो हाइड्रोजनेटेड वसा है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जब इसकी उच्च स्तर हो जाता है वसा का, तो फिर ये हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, चाय और कॉफी में कैफीन की उपास्थि के कारण मानव शरीर में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे ऑप्शन है रक्तचाप में कमी, फिर है मानसिक चेतना में वृद्धि, फिर है तंत्रिका तंत्र में कार्य क्षमता में कमी, फिर है हृदय गति में कमी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मानसिक चेतना में वृद्धि। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोलाइड समाधान में क्या विशेषता होती है। तो इसमें क्या होता है हम देख लेते हैं, कण पूरी तरह से धुल जाते हैं,
ये घुल जाते हैं। कण हल्के होते हैं और घुल नहीं पाते हैं। फिर कण माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। फिर लास्ट है कण केवल द्रव में घुलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कण माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में ग्लाइकोजन का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो ग्लाइकोजन होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? आइए देख लेते हैं। कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार करना, फिर है रक्त कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार करना, फिर अगला है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना, फिर है वसा संग्रहण में मदद करना। तो जो कोलाजन है इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार करना। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एप्रिनफ्रिन हार्मोन का शरीर में कौन सा कार्य है? या एप्रिनफ्रिन जो हार्मोन है ये शरीर में हमारे कौन सा कार्य करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। रक्त शर्करा का स्तर बढ़ाना, फिर है पाचन क्रिया को तेज करना, फिर है शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाना, फिर लास्ट है हृदय गति को धीमा करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त शर्करा का स्तर बढ़ाना। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी होने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो देखिए वैसे तो प्रोटीन की कमी से हमारा जो है क्वाशियोरकर रोग भी होता है और मैरास्मस होता है प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। लेकिन जो है हम आंसर क्या देंगे अपने जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारे ऑप्शन है रिकेट्स, ओडिमा, स्कर्वी, हाइपोथायराइड। तो देखिए रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, जिंजिवाइटिस नामक रोग हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म जो है ये आयोडीन की कमी से हो जाता है, या हम कह सकते हैं घेंघा रोग जिससे होता है आयोडीन की कमी से। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बचता हमारे पास क्या है? ओडिमा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओडिमा, है ना। किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की जब कमी होगी तो ये ओडिमा हो जाता है। और ओडिमा का तात्पर्य होता है सूजन, है ना। ये जो है हाथों पैरों में सूजन हो जाती है, हाथ पैर फूल आते हैं हमारे। तो ये चीज है उसमें जो है हम कह सकते हैं मांसपेशियों में पानी भर जाता है। चलिए फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन हमारे हैं हड्डियों को मजबूत बढ़ाना या मजबूती बढ़ाना, फिर है रक्त का सुधारना, सॉरी रक्त की जो है ये जो दृष्टि है इसको सुधारना, फिर है रक्त का थक्का बनने में मदद करना, फिर है त्वचा को स्वस्थ रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए दृष्टि को सुधारने में मदद करता है, यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन की कमी से। तो वैसे इस तरह से भी हम जान लेंगे। फिर हमारा अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डोल प्रतिक्रिया का किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेटों में अधिकतम प्रभाव देखा जाता है? हम ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, एल्गोसेकेराइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्डोल प्रक्रिया में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसका कौन सा प्रभाव होगा? तो ये होगा हमारा मोनोसेकेराइड। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रोटीन के परिवार के तहत ऑटोइम्यून रोग को जो है उच्चतम या कह सकते हैं बहुत ज्यादा उच्च शिखर में जो है इसका जोखिम होता है? तो ऐसी कौन सी प्रोटीन के परिवार है इसके तहत ऑटोइम्यून रोग जो है का उच्चतम जोखिम या बहुत ज्यादा जोखिम है या होने की संभावना ज्यादा हो जाती है? ये प्रश्न है। तो ऑप्शन है कोलाजेन, फिर है एंजाइम, फिर है एंटीबॉडीज, फिर है केराटिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोलाजेन। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो शरीर में हड्डी के निर्माण में सहायता करता है वह किस तत्व से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम। ये कैल्शियम जो है ऐसा तत्व है जो कि हमारी शरीर की हड्डियों के निर्माण में सहायक है। और ये जो है विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। तो इससे भी जो है बहुत सारे रोग हो जाते हैं हड्डियों से जुड़े हुए। जैसे बचपन में होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक के हो जाता है हमारा ये जैसे कह सकते हैं रिकेट्स रोग हो जाता है। और फिर यही वयस्का अवस्था में कह सकते हैं या वयस्कों में होता है ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियों में खट खट की आवाजें आने लगती हैं, हड्डियों में जो है घर्षण कम हो जाता है। फिर वृद्धावस्था में होता है ये रोग जो जिसको कहते हैं ऑस्टोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों में छेद हो जाता है और हड्डियां कमजोर होने लगती धीरे धीरे, इसीलिए हड्डियों में घुटनों में दर्द होता है।
तो ये जो है इस तरह से हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व या मिनरल्स कह सकते हैं सहायक है, तो ये है कैल्शियम। चलिए फिर देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन का शरीर में क्या कार्य है। इंसुलिन जो है ये हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। इसके ऑप्शन है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, फिर है पाचन क्रिया को नियंत्रित करना, फिर है हृदय गति को नियंत्रित करना, लास्ट है रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलिन का शरीर में क्या कार्य है, ऑप्शन ए शरीर जो है क्या करता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, है ना। और ये इंसुलिन निकलता कहाँ से है, तो ये अग्नाशय में जो है अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं, तो उसी में जो है बीटा सेल्स से ये इंसुलिन हमारा जो है हार्मोन्स स्रावित होता है, जो कि हमारे जो है रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जब यही इंसुलिन का श्रावण कम होने लगता है तभी हमारे ग्लूकोज में रक्त का स्तर जो है हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है, और फिर व्यक्ति जो है मधुमेह का या कह सकते हैं ब्लड शुगर का मरीज हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन बी 12 का प्रमुख कार्य क्या है। बी 12 का रासायनिक नाम है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सॉरी पर्नीशियस एनीमिया इसका जो है रोग हो जाता है, और इसका नाम है विटामिन बी 12 का साइनोकोबाल्मिन, इसका जो है रासायनिक नाम है बी 12 का। फिर है तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन देख लेते हैं, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना, फिर है हड्डियों का निर्माण करना, फिर है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, लास्ट है कोशिकाओं का विभाजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। ये जो है हमारा विटामिन बी 12 का कार्य है, और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, और इसी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोलाजन प्रोटीन में अमीनो एसिड की मुख्य भूमिका क्या है। तो ये जो कोलाजन प्रोटीन है इसमें अमीनो एसिड्स की भूमिका देख लेते हैं हम। ऑप्शन हमारे ऊर्जा का उत्पादन करना, फिर है उत्तक मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहायता करना, फिर है हार्मोन का उत्पाद करना, फिर है कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तक मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग करना। ये है कोलेजन प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स की मुख्य भूमिका यही हो जाती है, क्योंकि देखिए वैसे भी अमीनो एसिड्स प्रोटीन की ये इकाई है, और प्रोटीन्स क्या करता है, हमारे ऊतकों की मरम्मत करता है और पुनर्निर्माण में सहायक है। प्रोटीन जो है पुनर्निर्माण के सहायक में जो है के लिए जाना ही जाता है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, किस मापदंड से यह निर्धारित किया जाता है कि किसी आहार में वसा की मात्रा कितनी है। तो ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी माप है या कह सकते हैं जिससे हम वसा की मात्रा को मापते हैं। तो ऑप्शन हमारे हैं शुगर इंडेक्स, फिर है कैलोरी काउंट, फिर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फिर है डाइटरी फाइबर। तो क्या हो जाएगा, वसा की मात्रा किससे नापते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, कैलोरी काउंट। कैलोरी काउंट के द्वारा ही हम जो भी चीजें करते हैं उसमें जो है हम अपने आहार में वसा को नापते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, लवणता की उच्चता और क्रिस्टल संरचना में परिवर्तन से किस तत्व का विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन है लोहा, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए लोहा। लवणता की जो उच्चता और क्रिस्टल संरचना में जो है परिवर्तन से लोहे का विश्लेषण किया जा सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मानव शरीर में लैक्टोज एंजाइम की कमी किस बीमारी का कारण बन सकती है। तो देख लेते हैं लैक्टोज एंजाइम की कमी से क्या होता है, देख लेते हैं ऑप्शन, कैंसर, लैक्टोज असहिष्णुता, फिर है उच्च रक्तचाप, फिर लास्ट है रिकेट्स। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, लैक्टोज असहिष्णुता। ये जो है लैक्टोज असहिष्णुता बीमारी हो जाती है जब हमारे शरीर में लैक्टोज एंजाइम की कमी आने लगती है। फिर देखिए लास्ट सॉरी अगला प्रश्न है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका प्रमुख कार्य हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे हैं शरीर में ऊर्जा का संचार करना, फिर है शारीरिक क्रियाओं का समन्वय करना, फिर लास्ट है
कोशिकाओं का पोषण करना, फिर है शारीरिक अंगों का नियंत्रण करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शारीरिक क्रियाओं का समन्वयन करना। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, हाइड्रोकेसीप्रोलिन और हाइड्रोकेसिलॉसिन किस प्रकार के कोलेजन प्रोटीन के गठन में मदद करते हैं? तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत में, फिर है घावों के उपचार में, फिर है नाड़ी प्रणाली के पुनर्निर्माण में, फिर है ऊतक के विकास में। तो हमारा ऑप्शन जो है हमने देख लिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकेसीप्रोलिन और हाइड्रोकेसिलैसिन लेसिन किस प्रकार के कोलेजन प्रोटीन में जो है गठन करते हैं? तो ये जो है घाव के उपचार में हमारी मदद करते हैं। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक्सीऑक्सीडेंट्स का प्रमुख कार्य क्या है? तो देख लेते हैं ऑप्शन अपने हम, शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना, फिर है रक्त में शर्करा को कम करना, फिर है ऊतकों की मरम्मत करना, फिर लास्ट है हृदय स्वास्थ्य को सुधारना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना। क्योंकि ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये शरीर में जो है ये जो भी हमारे हार्मफुल जो भी चीजें हैं उनको, हानिकारक तत्वों को बाहर कर देता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, मिथियोनिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है, इसका शरीर में क्या कार्य है? मिथियोनिन मतलब एक अमीनो एसिड है, तो जो है इसका शरीर में कार्य क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करना, फिर है प्रोटीन निर्माण में सहायता करना, फिर है एंजाइमों को सक्रिय करना, फिर है तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन निर्माण में सहायता करना, ये इसका कार्य है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, आयरन की कमी से शरीर में मुख्य रूप से जो है कौन सा प्रभाव देखा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, रक्त अल्पता, जोड़ों का दर्द, मानसिक अवसाद, फिर है हृदय रोग। तो आप सभी लोग जानते हैं आयरन की कमी से शरीर में कौन सा प्रभाव देखता है, रक्त अल्पता का, या जो है कह सकते हैं एनीमिया जो है देखने को मिल सकती है। फिर है अगला प्रश्न, थायमिन यानी कि विटामिन बी1 का प्रमुख कार्य क्या है? यानी कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन, तंत्रिका तंत्र के कार्य को बनाए रखना, फिर है हड्डी का निर्माण, फिर है ऊर्जा का उत्पादन करना, फिर लास्ट है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बनाए रखना, ये विटामिन बी1 का या थायमिन का कार्य है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की उच्चतम स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस आहार में सुधार की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देख लेते हैं अपने हम, वसा में कम, फिर है प्रोटीन में अधिक, फिर है फाइबर में अधिक, फिर है शर्करा में कम। तो देख लेते हैं सुधार में क्या आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, वसा में कम, है ना, ये चीजें हमें नियंत्रित करनी होंगी। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, कोलाजेन और इलास्टिन के बीच प्रमुख अंतर क्या है? कोलाजेन और इलास्टिन के बीच अंतर आइए हम देखते हैं। ऑप्शन है, कोलाजेन लचीला होता है, इलास्टिन कठोर होता है, फिर है कोलाजेन कठोर होता है, इलास्टिन लचीला होता है, फिर है अगला, दोनों समान कार्य करते हैं, फिर लास्ट है दोनों शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कोलाजन कठोर होता है और इलास्टिन लचीला होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, डाइटरी फाइबर में इसका मुख्य कार्य क्या है ना, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो हम इसका मुख्य कार्य क्या है हम कह सकते हैं हमारे शरीर में। तो ऑप्शन हो जाएगा, शर्करा को नियंत्रित करना, फिर है शरीर में पानी का स्तर बढ़ाना, फिर है पाचन क्रियाओं को सहायता देना, फिर है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, पाचन क्रिया को सहायता देना, है ना। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, पाचन क्रिया को, हमारे आंतों के क्रमांकुचन को बढ़ा देते हैं। रेसेज होते हैं जिनमें फाइबर्स, तो वो जो है हमारी पाचन क्रिया को सहायता देते हैं।
फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, रक्त का थक्का बनाना, फिर है हड्डियों का निर्माण करना, फिर है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, फिर है त्वचा को स्वस्थ रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त का थक्का बनना। ये विटामिन बी का जो है कह सकते हैं मुख्य कार्य है। इस तरह से हमारी ये सीरीज आज की कंप्लीट होती है। फिर आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अगले 50 दिनों तक लगातार। इन 50 दिनों में जो है हम करेंगे अपनी सारे टॉपिक्स पर इसी तरह से रिवीजन। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर